हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए जो दिसंबर 2023 में आपका होने वाला है। तो पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की बात हम यहाँ पर इस चैनल पे करते हैं। तो पेपर 1 के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो करंट अफेयर के टॉपिक हैं। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में मैंने करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए थे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब देखिए दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम होगा, मतलब पूरे साल में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आपके हायर एजुकेशन से संबंधित हो, आईसीटी से या पीपल एंड एनवायरनमेंट से, तो इन यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस बनती है वो सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ आपको दी जाती है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं जो आपके अभी पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, जून के एग्जाम में। ठीक है, जून 2023 में जो सेशन हुआ था उसमें कैसे टॉपिक्स पूछे गए हैं, करंट से संबंधित, आईसीटी के हों या पीपल डेवलपमेंट के हों या आपके हायर एजुकेशन से। ठीक है, तो एजुकेशन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी करंट से रिलेटेड होती हैं और वो आपकी पूछी जाती हैं। तो आज भी हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट खबर है वो क्या है, एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये अभी देखिए रिसेंटली न्यूज़ है। 1 सितंबर को 2023 को एनसीईआरटी, सभी को पता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा टफ ही पूछा जाएगा। और फिर क्या होता है कि हम मतलब ये सोच के कि क्या इतना इजी आ सकता है, और ये सोच के भी गलत हो जाते हैं सवाल। ठीक है, तो बिल्कुल विवेक से काम करिए आप। एग्जामिनेशन हॉल का फेयर अलग ही होता है, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के करनी है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, आपको जितना आता है बहुत है, पर्याप्त है उतना, और आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। तो एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। कब दिया है, देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी के जो 63rd मतलब 63वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के दौरान ये घोषणा की थी। ठीक है, तो ये किस मंत्रालय की पहल होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि अभी रिसेंटली किसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, तो एनसीईआरटी को दिया है। कौन सा स्थापना दिवस था, 63वां, है ना। कई बार आपको कन्फिग्रेशन बनाने को आता है। कन्फिग्रेशन मतलब कि आपको ABCD जो ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से ये बताना होता है कि इस स्टेटमेंट से संबंधित कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही हैं। तो आपको वहाँ पर सेट को चुनना होता है कि इसमें ABC है, BCD कौन सा सही होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता है, हायर एजुकेशन में आपने पढ़ रखा है, वैसे मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को यूजीसी के द्वारा, यूजीसी के अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत इसको मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा, और ये दर्जा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को अपने पाठ्यक्रम, उसका जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है, प्रवेश मानदंड, शुल्क मतलब फीस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और फैकल्टी की वो रिक्रूटमेंट किस तरह करेगा, संकाय भर्ती जिसको बोलते हैं, और परीक्षा प्रणाली, वहाँ का जो आपका एग्जामिनेशन का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब किस तरह से एग्जामिनेशन होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली क्या होनी चाहिए, इनको डिज़ाइन करने के लिए एक अकादमिक स्वायत्तता का अधिकार यहाँ पर देता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को डी नोवो, ठीक है, डी यहाँ पर डी नोवो श्रेणी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो होगी मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, क्या क्या चीज़ें डीम्ड यूनिवर्सिटी को अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इन्होंने जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, तो इन्होंने बताया कि बाल भवन को एनसीईआरटी में यहाँ विलय कर दिया जाएगा। इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि बाल भवन विल सून बी मर्ज्ड विद एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी क्या है, स्कूली शिक्षा का क्या है, शीर्ष संगठन है, एपेक्स बॉडी है। यहाँ पर देखिए एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ स्कूल एजुकेशन, है ना। तो इस तरह से इसके क्या क्या काम होते हैं, ये शैक्षिक शोध, ठीक, नवाचार मतलब जो इनोवेशन है, यहाँ पर देखिए इट कंडक्ट्स एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन, डेवलप्स क्यूरिकुलम सिलेबस, ठीक है,
एंड प्रिपेयर्स अदर मटेरियल्स रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग से जितनी भी चीज़ें संबंधित हैं वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी के द्वारा करवाई जाती हैं। ये भारत सरकार के क्या है, ऑटोनोमस, यहाँ पर देखिए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ना। और इसकी स्थापना को कब हुई थी, तो यहाँ पर इसकी स्थापना 27 जुलाई 1961 को हुई थी और जो इसका संचालन था 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये डेट कुछ याद रखनी पड़ती है, कई बार आपको मैचिंग वगैरह में ऐसे पूछ ली जाती हैं। तो अब क्या हुआ कि एनसीईआरटी अब क्या है, स्नातक, स्नातकोत्तर मतलब अंडर ग्रेजुएशन, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कार्यक्रम सहित अपने पाठ्यक्रम विकसित और लॉन्च करने में सक्षम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने इसके बारे में पढ़ ली। दूसरी क्या न्यूज़ है आपकी, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पूरा आपको डिटेल देने की कोशिश की है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका आए, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं पता लगता है ना कि एनसीईआरटी जो है एनटीए क्या बनाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर एक ही क्वेश्चन में उसने 2-3 सवाल पूछ लिए तो वो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैचिंग के लिए अगर बहुत सिंपल चीज़ें पूछी वो भी पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर तैयारी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और क्या है, जेआरएफ क्लियर करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर उसी हिसाब से तैयारी करना चाहिए कि जो एनटीए का पैटर्न है वो किस तरह से है अब, है ना। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन अब की बार पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। आप क्वेश्चन आपके ऐसे भी बनते हैं जो कुछ सरकारी स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जाती हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो हायर एजुकेशन से संबंधित हो, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित हो, इस तरह से सवाल आपके बनते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, क्या है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये भी केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री यहाँ पर इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने 13 सितंबर 2023 को डिजिटल प्लेटफॉर्म स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब स्किल इंडिया डिजिटल SID है ना, तो स्किल इंडिया डिजिटल का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर भी ये भी कौशल विकास से संबंधित है। स्किल इंडिया डिजिटल का उद्देश्य क्या है, भारत के कौशल, शिक्षा, रोजगार और यहाँ पर उद्यमिता मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट को जो चीज़ें आप बढ़ा सकती हैं, रोजगार किस तरह से और बढ़ाया जा सकता है, तो इसके यहाँ पर रूपांतरित करने के उद्देश्य से यहाँ पर इसका विकास किया गया। ठीक है, स्किल इंडिया डिजिटल SID। स्किल इंडिया डिजिटल भारत में कौशल विकास के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो भी लोग पढ़ लिख कर यहाँ पर रोजगार की तलाश में हैं तो उनके हुनर को निखारने के लिए, रोजगार को पाने के लिए ईजिली पा जाएं और इस तरह से उनकी स्किल को निखारने के लिए, ठीक है, उनमें कौशल विकास के लिए एक जो है कार्यक्रम यहाँ पर चलाया गया है SID। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं ऐसे। आप देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर फंगा कैंपेन है ना। फंगा कैंपेन क्या है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने एक कैंपेन शुरू किया है, एक अभियान शुरू किया है जिसमें वैश्विक समुदाय से यहाँ पर जो भी कम्युनिटी है, ग्लोबल कम्युनिटी, उसमें यहाँ पर देखिए कवक के महत्व मतलब फंगाई के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पर इन्होंने कवक के महत्व, शैवाल और कवक आपने पढ़े हैं, अगर थोड़ी भी साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी का ये पार्ट है, बायो का पार्ट है, जिसमें हम फ्लोरा फौना और आपके फंगाई, एल्गी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। कवक, शैवाल, इन सब के बीच में आपने पढ़ा है। ठीक है, लाइकेन क्या होता है, शैवाल क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पता है। और नहीं भी पता है तो कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट आपको दे देती हूँ। ठीक है, जिससे आपका यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसमें वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, वनस्पतियों और जीवों के साथ कवक को भी, फंगा शब्द को शामिल करने का आग्रह किया है। देखिए फ्लोरा एंड फौना, पहले तो ये समझिए कि क्या होता है। ठीक है, तो फंगा शब्द का अभियान शुरू किया है, फंगा कैंपेन एक शुरू किया गया है और जिसमें कि वनस्पतियों और जीवों के साथ साथ कवक है ना, कवक को भी शामिल करने का आग्रह किया है। थोड़ा सा कवक के बारे में बात करेंगे और उसके पहले फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्लोरा एंड फौना, इसका नाम ही यही है, हिंदी में भी यही, इंग्लिश में भी यही है। तो यहाँ पर देखिए वनस्पति और जीव जंतु किसी विशेष क्षेत्र या पर्यावरणीय स्थिति में रहने वाले सभी पौधों और जानवरों के संग्रह को संदर्भित करते हैं, मतलब फ्लोरा एंड फौना। किसी भी क्षेत्र की जो कलेक्शन ऑफ फ्लोरा मतलब प्लांट्स है ना, फ्लोरा मतलब क्या हुआ, प्लांट्स, एंड फौना एनिमल्स। ठीक, किसी क्षेत्र की वनस्पतियों, पौधों और जीव जंतुओं, जानवरों का संग्रह। फ्लोरा मतलब बता दिया, फ्लोरा मतलब ऐसे याद रखिए फ्लावर,
फ्लावर मतलब प्लांट्स है ना, फौना क्या हो गया, एनिमल्स हो गया। तो इस तरह से जीव जंतुओं का संग्रह आमतौर पर विभिन्न स्तरों पर परस्पर क्रिया करके एक क्षेत्र बनाता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है आपका, आपने पढ़ा है इसके बारे में, पारिस्थितिक तंत्र। यहाँ पर सारी जो है पर्यावरण मतलब एक पर्यावरण का सिस्टम है जिसमें कि आपके प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, और इनके बीच क्या होता है, एक बॉन्डिंग होती है, तभी वो सर्वाइव भी कर पाते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है, तभी ये जो है एक सिस्टम का यहाँ पर निर्धारण होता है। तो यही फ्लोरा एंड फौना की बात हो गई कि यहाँ पर फंगा शब्द को भी यहाँ पर महत्व दिया जाएगा। फ्लोरा एंड फौना के साथ साथ फंगा मतलब कवक को भी शामिल करने का आग्रह किया है। यह अब आपका जो ये करंट अफेयर का टॉपिक है, ये किससे रिलेट करता है, यह आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से संबंधित हो जाता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर कवक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कवक क्या है, पृथ्वी पर जीवन का अभिन्न अंग है, जो यहाँ पर ये क्या करता है, चीज़ें डिकम्पोजिशन का काम करता है, फॉरेस्ट रीजनरेशन है ना, वन पुनर्जनन और पोषण चक्र और न्यूट्रिएंट साइकिल, इनको इन प्रक्रियाओं को ये संचालित करते हैं। कवक क्या है, अचार, चमड़े, कपड़े, पेड़ पौधे और अन्य पदार्थों पर उगते हैं, है ना। ये उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर क्या होती है, नमी होती है, और इनके लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। तो ये तो कुछ कवक के बारे में, फंगाई के बारे में बात हो गई कि ये कहाँ कहाँ हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा है चमड़े जैसे शूज़ वगैरह में बरसात के टाइम में क्या होते हैं, वाइट सा हो जाता है ना, यही चीज़ें होती हैं फंगाई के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने फंगाई के बारे में जान लिया कि कवक क्या होता है ना। तो इस तरह से कवक के बारे में बात हुई कि फंगा शब्द अब आपके लिए कुछ नया नहीं है, आपने इसके बारे में जान लिया। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एयर पॉल्यूशन से संबंधित है ना। और एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि काफ़ी पूछा जाता है। अब वो चाहे करंट से रिलेट करके पूछ लें, चाहे आपके कॉन्सेप्ट पे आधारित पूछ लें, है ना, थ्योरेटिकल पार्ट से पूछ लें, तो ये लेकिन ये आता ज़रूर है। तो अब तक की वीडियो अगर अच्छी लगी, लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, कुछ हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने आप कर दिया करिए, है ना। बार बार कहने की कोई बात ही नहीं है। अगर अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगता है कि मेहनत की गई है, आपके लिए कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें तैयार की गई हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अभी तक आप AQI पढ़ते थे, एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना। ये है क्या, एयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये 2023 की रिपोर्ट है। यहाँ पर देखिए शिकागो विश्वविद्यालय की ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा, नाम ज़रूर याद रखिएगा, शिकागो यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, इन्होंने ऊर्जा नीति संस्थान के द्वारा 2023 के लिए यहाँ पर जारी जो वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, इस रिपोर्ट को जारी किया। और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि वायु प्रदूषण से दिल्ली में रहने वाले लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा, है ना, ये कितनी कम हो गई है, तो 11.9 साल। ठीक, ये कम हो गई है। तो इसके लिए इन्होंने बताया, जो भी रिसर्चर थे उन्होंने यहाँ पर बताया कि PM 2.5, ठीक है, ये जो है PM 2.5, यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर की बात हो रही है, तो PM 2.5 जो है ये भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में भी बताया था, काफ़ी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, 1.0 क्या है, 2.5 क्या है, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये डिज़ोल्व होते हैं, एयर में डिज़ोल्व होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो अगर दिल्ली में रहने वालों की बात करें तो कितनी कम हो गई है, ये कम हो गई है 11.9 ईयर्स। ठीक है, इतनी जो कि अनुमानित आयु थी उससे इतनी कम हो जाएगी अगर यही रहा तो, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर ऐसे ही रहा तो, है ना। तो इस तरह से इसके लिए जिम्मेदार कौन है, PM 2.5। अब उसके बाद देखिए जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं ये क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं, और इसका जो प्रदूषण है भारत में जीवन प्रत्याशा को कम करने, हृदय रोग को बढ़ावा देता है, बच्चे और मातृ कुपोषण के मामले में मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है इसके द्वारा, है ना। तो जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ये 1.0, 2.5 ये ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें इन सब परेशानियों को देने के लिए। हवा में पाए जाने वाले कण जिनमें कौन कौन से होते हैं, जिनमें डस्ट है, डर्ट है, ठीक है, सूट मतलब काली, धुआं स्मोक एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स, तो ये क्या होते हैं, ये सस्पेंडेड है एयर, है ना। तो यहाँ हवा में निलंबित रहते हैं, यही पर्टिकुलेट मैटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके साइज के जो इनका डाया होता है इनके अकॉर्डिंग ये 1.0, 2.5, है ना, इस तरह से अलग अलग डाया के हिसाब से होते हैं। और अगर WHO के जो गाइडलाइंस है इनका फॉलो नहीं किया गया
तो जो भारतीय निवासी हैं, औसत भारतीय निवासी, इनकी जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो कितनी कम हो जाएगी, तो 5.3 ईयर्स, इतने साल कम हो जाएगी। दिल्ली वालों के लिए कितना बताया, 11.9, है ना। यहाँ पर आपने देखा कितना बताया था, तो यहाँ देखिए 11.9 ईयर्स, इसको याद रखिएगा। कुछ एक डाटाज है, इनको याद रखिएगा ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो आपके सवाल सही हो जाए, है ना। तो ये 5.3 ईयर्स रिड्यूस हो जाएगी इंडियन के लिए, जो कि औसत एवरेज एज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। अब देखिए जो क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया है, ये 2023 में जून में पूछा गया है, ठीक है। अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, देखिए क्वेश्चन कुछ बाहर से नहीं बनते हैं, जो आप क्या मतलब ICT में जब आप मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, उनसे सवाल बनते हैं, या अभी जनरल मतलब करंट में क्या चीज़ें हो रही हैं, जनरल अवेयरनेस में क्या है चीज़ें, ठीक है, रिसेंटली अभी कौन कौन सी चीज़ें हुई, इन सभी से सवाल आपके बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल आपका पूछा गया है कि जब आप निःशुल्क ईमेल खाता जैसी सुविधा को स्वीकार करते हैं तो आपके सामने एक कैप्चा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। एक कैप्चा लिख के आता है, कुछ उसमें वर्ड्स होते हैं, कुछ मतलब स्मॉल लेटर्स होते हैं, कुछ कैपिटल्स होते हैं, इस तरह से करके कैप्चा आता है ना, देखा भी होगा आपने। इस कैप्चा का सर्वाधिक सामान्य रूप अनेक, ये क्या होते हैं, डिस्टॉर्टेड लेटर्स में एक जो है इमेज होती है। कैप्चा का फॉर्म क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए कई तरह के दिए हैं, अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने अभी तक जानने की कोशिश ही नहीं की है ना। कैप्चा तो हम बहुत यूज़ करते हैं, हर जगह आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपका आता है कैप्चा, ठीक है। तब आप फिर आगे प्रोसीजर होता है, आपका शुरू होता है प्रोसेस। लेकिन कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये होता है आपका कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, ठीक है। ये है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, हार्डवेयर अपार्ट है, ह्यूमन अपार्ट है, ठीक है। इस तरह से सब अलग अलग आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। थोड़ा सा कैप्चा के बारे में जान लेते हैं। कैप्चा हमको बिल्कुल मिलता है जब हम किसी निःशुल्क ईमेल खाता इन सब सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, तो कैप्चा है ना, जिसको कि यहाँ पर देखिए कैप्चा है, CAPTCHA है ना, ये दिया जाता है। और यहाँ पर अनेक अलग अलग लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। किस लिए यूज़ किया जाता है, एक प्रकार का एक क्या है, सिक्योरिटी मेजरमेंट होता है, जिसे चुनौती प्रक्रिया प्रमाणीकरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक चैलेंज के रूप में यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। तो एक तरह से सुरक्षा के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और आपको पता भी होनी चाहिए, कुछ भी अलग नहीं है। अभी की ये रिपोर्ट है सारी, तो आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें मिल गई होंगी, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी ये वीडियो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की अगली वीडियोस को देखने के लिए भी चैनल पे बने रहिए और वीडियोस को भी देख लीजिए, क्योंकि जितनी भी वीडियो हैं आप कोई भी उठा के देख लीजिए, सारी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आपको क्वेश्चन PYQs के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ और आपको पूरा डिटेल भी समझाया जाता है, ठीक है। ताकि वो ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन रिपीट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार उसी टॉपिक से, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में आते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मेरा मोटो यही रहता है कि क्वेश्चन वो आया ना आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको क्या है, PhD करना है या और भी किसी फील्ड में जाना है टीचिंग की लाइन में, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अब तक लाइक आप शेयर कर दिया होगा आपने। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।